प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे औरत का दिल दहला देने वाला वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसने कब्र में बहुत ही खौफनाक अजाब का सामना किया। जब उसको कब्र में दफनाया गया तो उसके शरीर पर नोटों का बंडल आ जाता और उसमें से सांप और बिच्छू निकल रहे थे। आखिर यह औरत कौन सी गुनाह कर रही थी? तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि हम भी अनजाने में कोई ऐसी गलती कर रहे हो जो हमें भी भारी पड़ जाए। मैं अपनी बीवी और एक मां की बच्ची को छोड़कर दुबई चला गया। हर बार जब भी मैं भारत लौटने का जिक्र करता तो मेरी मां और भाई मुझे अपनी मजबूरी की दास्तान सुनाकर रोक देते। इसी तरह 10 साल गुजर गए। बीवी को कैंसर हो गया और वह बेचारी मेरी मिन्नतें करती रही कि वापस लौट कर आ जाओ, मगर मेरे सामने मेरे घर वालों की मजबूरियां थीं। मेरी बीवी यूं ही तड़प तड़प कर मर गई। मेरी 10 साल की बेटी ने चाचू के फोन से छुप कर मुझे मैसेज भेजा कि अब्बू वापस आ जाओ, वरना यह मुझे भी मार देंगे। जब मैं बिना बताए भारत आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि मेरी शादी को अब भी 1.5 साल ही हुआ था कि मुझे रोजगार के सिलसिले में दुबई आना पड़ा। मैं घर में सबसे बड़ा था और हमेशा मेरे बाप ने मुझे यही समझाया था कि घर के छोटों की जिम्मेदारियां अब मेरे सर हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब बीमारी की वजह से कोई कारोबार नहीं कर सकते थे। मेरा नाम सरफराज है। मैं यूपी के करीब एक गांव का रहने वाला हूं। पहले मैं यूपी में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई, अम्मी ने बार बार मुझे यह कहना शुरू कर दिया कि अब इस तनख्वाह में 2 घरों के खर्चे नहीं चल सकते। मेरी बीवी वैसे तो बहुत सब्र और शुक्र करने वाली थी, लेकिन कभी कभार अगर वह कोई फरमाइश कर देती तो मेरी मां उसे ढेरों बातें सुनाती थी। हमारा एक करीबी रिश्तेदार जब से दुबई गया, उसके घर के हालात में जमीन और आसमान का फर्क आ गया। अम्मी ने मुझे बार बार कहना शुरू कर दिया था कि बेटा, तुम भी दुबई चले जाओ। मैं अपनी बीवी को छोड़कर परदेश में नहीं जाना चाहता था, लेकिन अम्मी अब्बू के दबाव और घर के हालात को देखते हुए मैंने यह फैसला कर लिया। मेरी बीवी को अम्मी अब्बू की तरफ से दिया हुआ जेवर अच्छा खासा मिला था। अम्मी ने इसरार करना शुरू कर दिया कि मैं जीनत का जेवर बेचकर अपना बेरूत मुल्क रवानगी का खर्चा पूरा कर लूं, और जैसे ही मेरी तनख्वाह शुरू होगी मैं उसे उसका जेवर वापस बनाकर दे सकता हूं। मैंने यह बात अपनी बीवी से की तो वह हैरान हो गई, क्योंकि मेरे घर के हालात तो ऐसे ही थे कि शादी में थोड़ा बहुत जेवर ही उसे पहनाया गया था। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं दुबई पहुंचते ही सबसे पहले उसका जेवर बनाकर दूंगा। उसके 3 भाई थे और वह अकेली बहन थी। उसने इस बात पर मुझे यह जेवर दिया कि यह बात उसके भाइयों को किसी तरह पता ना चले, क्योंकि जीनत जानती थी कि यह बात जब मेरे अम्मी अब्बू तक पहुंच जाएगी तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। खुदा ने जल्द ही मुझे औलाद की खुशखबरी भी दे दी। मेरी मां का रवैया शुरू से ही अजीब था। वह मेरे मुंह पर तो जीनत का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन जीनत जब यह कहती कि अम्मी मुझे बात बात पर डालती है तो मैं अक्सर चिढ़ जाता था और जीनत को सख्ती से कहता कि वह हम मां बेटे के बीच में फूट डालने की कोशिश ना करे। हमले के बावजूद घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी जीनत पर ही थी। अक्सर उसकी तबीयत खराब हो जाती तो डॉक्टर मुझे सख्ती से कहती कि उसे इस वक्त आराम और सुकून की जरूरत है, और साथ ही वह मुझे ताकीद करती कि फल और दूध भी इस हालत में खाए जाते हैं। लेकिन मैं दुबई जाने के चक्कर में इस कदर उलझा हुआ था कि मैंने कई माह पहले ही यूपी की एक कंपनी को रिजाइन दे दिया, और इस दौरान मैंने अपना पासपोर्ट और जरूरी कागजात एजेंट को दे दिए थे। जीनत जब भी मुझे किसी चीज को लाने का कहती तो अम्मी परेशान हो जाती, और जब मैं अम्मी से कुछ पैसे मांगने जाता तो मुझे घर के अखरोट की लंबी कतारें दिखा देती और साथ ही यह कहती कि तुमने नौकरी छोड़ने में जल्दबाजी कर दी है। जब मेरे सास ससुर को इन हालात का अंदाजा हुआ तो उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक बेटी को खर्चा पानी देना शुरू कर दिया। जीनत अब मुझसे नाराज रहने लगी थी। मेरी 3 बहनें थीं और 2 भाई, जिनकी सारी जिम्मेदारी तकरीबन जीनत के कंधों पर ही थी, क्योंकि अम्मी का कहना था कि बहन बहुत छोटी है और सब घरों में हमेशा छोटी ननद की जिम्मेदारी बहू की होती है। मेरी अम्मी माशाअल्लाह खुद भी सेहतमंद थी।
जब भी जीनत किसी काम पर थकने का कहती तो अम्मी गुस्से में कह देती कि तुम काम को हाथ मत लगाओ, मैं खुद ही कर लूंगी। और फिर जीनत शर्मिंदगी से काम में दोबारा लग जाती थी।